दोस्तों, आज के इस लेक्चर में देखेंगे मेंडेलियन प्रिंसिपल। सबसे पहले मेंडेलियन प्रिंसिपल को देखने से पहले देखते हैं कि आखिर मेंडल ने किस किस ट्रेट के ऊपर, किस किस कैरेक्टर के ऊपर काम किया था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेंडल ने पी पर काम किया था और पी में 7 कैरेक्टर के ऊपर काम किया था। इनमें से 3 कैरेक्टर जो थे वो सीड से रिलेटेड थे, 2 पॉड से रिलेटेड थे और 2 स्टेम कैरेक्टर थे। अब अलग अलग देखेंगे कि कौन से सीड के कैरेक्टर थे, कौन से पॉड के कैरेक्टर थे और कौन से स्टेम के कैरेक्टर थे। तो सीड कैरेक्टर में सीड शेप, सीड के शेप में राउंड वर्सेस रिंकल्ड, सीड कोटिलेडन में येलो वर्सेस ग्रीन, सीड कोड कलर में वायलेट वर्सेस वाइट, ये 3 कैरेक्टर यूज किए गए थे। पॉड कैरेक्टर में पॉड शेप इन्फ्लेटेड वर्सेस कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर में येलो वर्सेस ग्रीन और स्टेम कैरेक्टर में फ्लावर की पोजीशन एक्सियल वर्सेस टर्मिनल और स्टेम लेंथ लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। तो दोस्तों, कैरेक्टर कौन कौन से यूज किए थे उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर मेंडल ने जो 2 प्रिंसिपल दिए थे वो कौन कौन से प्रिंसिपल है। तो मेंडल का पहले फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रिंसिपल आखिर क्या कुछ बताता है तो देखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी इंडिविजुअल possess a pair of allele for any particular character and each parent passes a randomly selected allele of only one of these to its offspring। तो कहने का तात्पर्य है कि हर इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर के 2 फॉर्म होंगे या 2 एलील होंगे और जो पेरेंट्स होते हैं वो रैंडमली उन दोनों एलील में से कोई भी एलील अपने ऑफस्प्रिंग में भेजेगा। कहने का तात्पर्य है कि फादर के पास 2 एलील है हर एक कैरेक्टर का, उसमें से कोई एक एलील रैंडमली अपने ऑफस्प्रिंग में देगा। वैसे ही मदर भी 2 में से एक एलील अपने ऑफस्प्रिंग को भेजेगी। तो यह था फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है और यह क्या कुछ डिस्क्राइब करता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड प्रिंसिपल डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर व्हेन रिप्रोडक्टिव सेल डेवलप। तो यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल में यह बताया गया कि जो कई सारे जीन होते हैं क्रोमोसोम में, डीएनए पर सिचुएटेड होते हैं, डीएनए में वो सारे जीन होते हैं। अब जीन आसपास भी सिचुएटेड हो सकते हैं लेकिन वो हर एक जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। कहने का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है। एक जीन अपने बगल में कौन सा जीन है, उसके नेबर में कौन सा दूसरा जीन है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। एक कैरेक्टर अपने बगल वाले कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है कि किस प्रकार से वो सेपरेट होंगे या फिर कौन सा एलील उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा। इस बात को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से। तो सेकेंड प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सेपरेट जीन्स फॉर सेपरेट कैरेक्टर्स आर पास्ड independently of one another from parent to offspring। तो जो बातें मैंने अभी समझाया उसको दूसरी तरीके से यहाँ पर फिर से व्यक्त किया गया है कि सेकंड प्रिंसिपल यह बताता है कि जो भी 2, 3, 8, 10 जीन एक जगह पर सिचुएटेड है या कई सारे जीन हो सकते हैं एक क्रोमोसोम में, तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं कि जीन किस प्रकार से सेपरेट हो और कौन सा एलील उसके ऑफ स्प्रिंग में जाए। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मेंडल के प्रिंसिपल देने के बाद में जो डेवलपमेंट हुए उसमें पाया गया कि मेंडल ने जो भी काम किया था और जो भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गुंजाइश है। तो यहाँ पर कुछ एक फिनोमिना को स्टडी करने के बाद इन मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता हुई, उन फिनोमिना को देखेंगे। तो जो सबसे पहला फिनोमिना है यहाँ पर वह है कोडोमिनेंस। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोडोमिनेंस क्या होता है। तो कोडोमिनेंस यह बताता है कि हेट्रोजाइगस स्टेट में जो दोनों एलील है वह
इंडिपेंडेंटली अपना एक्सप्रेशन को शो करेंगे। दोनों एलील अपने एक्सप्रेशन को इंडिपेंडेंटली शो करेंगे, यह बताता है कोडोमिनेंस। मेंडल ने यह बताया था कि यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो डोमिनेंट एलील अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा, रिसेसिव सप्रेस हो जाएगा। लेकिन बाद में कोडोमिनेंस के कंसेप्ट को जब समझा गया तो यह कहा गया कि कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती है जहाँ पर जो हेटेरोजाइगस होता है उस कंडीशन में दोनों एलील इंडिपेंडेंटली अपने एक्सप्रेशन को शो करता है। इसका जो एग्जाम्पल है वह ABO ब्लड ग्रुप है, जिसमें डिफरेंट एलील्स A और B इंडिपेंडेंटली अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे फिनोमिना को समझने की कोशिश करेंगे, यह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यह बताया गया कि जो हेटेरोजाइगस होगा उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो इंटरमीडिएट बिटवीन टू होमोजाइगस। जैसे दो होमोजाइगस के जो भी फिनोमिना होता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है, उसके बिल्कुल इंटरमीडिएट, उनके बीच में कहीं पर भी एक्सप्रेशन हो सकता है हेटेरोजाइगस कंडीशन का। मेंडल ने यह बताया था कि एक रिसेसिव होगा, उसका परफॉर्मेंस, रिसेसिव होमोजाइगस का परफॉर्मेंस एक पार्टिकुलर टाइप का होगा, जो डोमिनेंट होमोजाइगस होगा उसका परफॉर्मेंस एक पार्टिकुलर टाइप का होगा, और जो हेटेरोजाइगस होगा वह डोमिनेंट से मिलता जुलता होगा। यह मेंडल ने बताया गया था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यह बताया गया कि कुछ कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं जहां जो फर्स्ट F1 होगा, F1 कहने का मतलब है कि जो हेटेरोजाइगस होंगे उनका जो परफॉर्मेंस होगा वह इंटरमीडिएट होगा दोनों होमोजाइगस का। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन जनरली स्टूडेंट के साथ कोडोमिनेंस के साथ आता है। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन दोनों को वो अलग नहीं कर पाते हैं। कोडोमिनेंस बिल्कुल अलग फिनोमिना है। इसमें यह बताया गया है कि जो दोनों एलील होंगे वह इंडिपेंडेंटली अपना एक्सप्रेशन देंगे। जैसे ब्लड ग्रुप में A इंडिपेंडेंटली अपना अलग प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो B अलग दूसरे तरीके का प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन शो करेंगे। जैसे 4 o'clock जो प्लांट है उसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमिना पाया जाता है। यदि होमोजाइगस रिसेसिव की बात की जाए या फिर एक होमोजाइगस की बात की जाए तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो वाइट कलर का फ्लावर का होता है, और दूसरा जो होमोजाइगस होता है उसका जो फ्लावर कलर होता है वो रेड कलर का होता है। लेकिन जो हेटेरोजाइगस होंगे वह इंडिपेंडेंटली अपना एक्सप्रेशन शो करने वाली बात नहीं होगी। हेटेरोजाइगस जो होगा वो बिल्कुल बीच का एक्सप्रेशन शो करेगा, यानी पिंक टाइप का एक्सप्रेशन शो करेगा। तो यह डिफरेंस होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कोडोमिनेंस के बीच में। अब मैं डिस्कस करूंगा एक और फिनोमिना, ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस में यह बताया जाता है, यह भी मेंडल के लिए एक मॉडिफिकेशन था। यहाँ पर हेटेरोजाइगस का जो परफॉर्मेंस होता है वह दोनों होमोजाइगस के परफॉर्मेंस से, एक्सप्रेशन से अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर परफॉर्मेंस दिखाते हैं ये जो हेटेरोजाइगस होते हैं। मेंडल ने यह बताया था कि जो हेटेरोजाइगस होगा वो डोमिनेंस के जैसा एक्सप्रेशन दिखाएगा। लेकिन ओवर डोमिनेंस के कंडीशन में, कुछ एक कंडीशन में, कुछ एक ट्रेट में, कुछ एक जीन, इस तरीके का फिनोमिना शो करते हैं कि जो हेटेरोजाइगस होते हैं उसका एक्सप्रेशन दोनों, जो हेटेरोजाइगस होते हैं उसका एक्सप्रेशन दोनों होमोजाइगस से बढ़कर आता है। और यह जो कंडीशन बनता है वह हेटेरोसिस की वजह से बनता है। और मैंने ऑलरेडी हेटेरोसिस कंसेप्ट, हाइब्रिड विगर का कंसेप्ट को ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाल रखा है। यदि उसे समझना हो तो आप उस वीडियो को एक्सेस करके देख सकते हैं। तो यह ओवर डोमिनेंस का कंडीशन है और इसका जो एग्जांपल है वह सिकल सेल एनीमिया है, जिस कंडीशन में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो हेटेरोजाइगस की कंडीशन में बढ़ जाता है। मेंडल के प्रिंसिपल के कुछ और एक्सेप्शंस है, जैसे प्लियोट्रॉपी, पेनेट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, मल्टीपल एलील। तो ये सारे यहाँ पर मैंने नोट्स को मैं दिखा रहा हूँ, ये प्लियोट्रॉपी है। और इन सभी कंसेप्ट को मैंने अलग अलग अपने पुराने वीडियो में पहले अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है। एनिमल जेनेटिक्स
वाले यदि फोल्डर में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि प्लियोट्रॉपी, पेनेट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, मल्टीपल एलीड, इन सभी कंसेप्ट के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है। तो इन कंसेप्ट को समझने के लिए आप उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और इन कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने मेंडल से जुड़े हुए वर्क और उसके कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में चर्चा किया। मैं ऐसा होप करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आगे वीडियो बनाकर आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।